हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। आज हमने अपना नया चैप्टर शुरू करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। हमारे चैप्टर का, आपकी जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है उसमें चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट 5, नाम है अकाउंट करंट, पेज नंबर 6.93 है। ठीक है। आप चाहें तो जैसे आईसीआई की वेबसाइट पे मैंने बताया था, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको स्टडी मटेरियल का लिंक साथ में दे दूंगा बायो में। ठीक है ना। चलिए, तो अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। हमने क्या करना है अब, अकाउंट करंट पढ़ना है। अकाउंट करंट क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़ा सा वापस 11th क्लास में जाना पड़ेगा। हमें लेजर अकाउंट समझने पड़ेंगे एक बारी कि लेजर अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर लेजर अकाउंट नहीं पता है क्या होते हैं, तो वो पहले मुझसे डिस्कस करेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। तो लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये सबको पता हो, ये अज्यूम करते हुए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फिर उन जर्नल एंट्रीज को आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, राइट। तो लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हिसाब किताब क्या है। तो आपके जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, आप जानते हैं। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है। रियल अकाउंट आपके एसेट्स के लिए होते हैं, इसके अंदर एक्सेप्ट डेटर्स, डेटर्स नहीं आते। नॉमिनल अकाउंट्स आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आपके वो होते हैं जिनमें आपने लोगों से पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, बेसिकली डेटर्स और क्रेडिटर्स के। ठीक है। तो अकाउंट का रंग करते समय हम पर्सनल अकाउंट्स पे ध्यान देंगे। ठीक। तो पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक व्यक्ति का अकाउंट होता है आपकी बुक्स में, जिसमें यह हिसाब लगाया जाता है कि उस व्यक्ति ने आपको कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं। इसको समझाने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं थोड़ी देर में अकाउंट करंट शुरू करेंगे, अभी एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए इन द बुक्स ऑफ एक्स एक बंदा है। क्या है इसका नाम? इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो बंदे का नाम है एक्स, हम उसकी बुक्स बना रहे हैं। फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शंस विद मिस्टर वाई। तो एक्स की बुक्स में हम मिस्टर वाई की ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। सिंपल सी बात लेके चलते हैं। लेट्स से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में शुरू होता है। तो 1 अप्रैल को आपने परचेज करे हैं गुड्स फ्रॉम बाय, लेट से 2,000 रुपए के। फिर 5 अप्रैल को आपने फिर से परचेज करी गुड्स फ्रॉम वाई 5,000 रुपए की। लेट से अब 20 अप्रैल को आपने इस बार परचेज नहीं करी, थोड़ा सामान उसको बेच दिया, सोल्ड गुड्स टू वाई 1,000 रुपए की। फिर 1 मई को रिसीव्ड, या रिसीव थोड़ी नहीं, मेड पेमेंट टू वाई 1,500 रुपए की। उसको 1,500 रुपये आपने दिए, आपने उससे सामान खरीदा था ना, तो थोड़ी सी आपने उसको पेमेंट कर दी। फिर लेट से 15 मई को फिर से आपने उससे सामान खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, इस बार 3,000 रुपए का। चलो इतनी ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब इसका अगर लेजर अकाउंट बनाना पड़े बेटा, तो लेजर अकाउंट कैसे बनेगा? सोचो।
आप एक वाई का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। आप एक वाई अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले देखोगे कि हमने इससे परचेज करी है गुड्स, वाई से। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेजेस 2,000 रुपये, और ऑब्वियसली डेट भी डाल देंगे 1 अप्रैल की। फिर 5 अप्रैल को आपने फिर से सामान परचेज किया 5,000 रुपये का, तो फिर से बाय परचेजेस 5,000 रुपये। फिर आपने सामान सेल किया उसे 1,000 रुपये का, तो 20 अप्रैल को 2 सेल्स 1,000 रुपये। फिर आपने उसको पेमेंट करी है, पेमेंट मेड टू वाई 1,500, तो पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अज्यूम कर रहे हैं कि आपने बैंक से पेमेंट करी है, तो टू बैंक 1,500। फिर आपने उससे फिर से सामान खरीद लिया 15 मई को, बाय परचेजेस 3,000 रुपये। तो ये लेजर अकाउंट बनाने का फायदा क्या हुआ कि हम चाहें तो जैसे मई के एंड में हम पता लगा सकते हैं कितना बैलेंस है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस साइड पे 10,000 रुपये का टोटल है, इस साइड पे भी 10,000 आना, और 8,500 रुपीज अभी भी आपने वाई के देने हैं। ये तो लेजर अकाउंट आ गया, ठीक है, इतना तो आपने पढ़ रखा है। तो ये लेजर अकाउंट का फायदा है कि हमें फाइनल बैलेंस पता लग जाता है आउटस्टैंडिंग। बट बेटा इसके अंदर एक चीज कमी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एग्जाम्पल में हम वाई पे जब भी सामान खरीदेंगे तो हमें उसको पेमेंट कैश करनी थी, और अगर नहीं करें तो इंटरेस्ट पे करना है @5% पर एनम, और अगर हमने उससे पैसे लिए हैं तो हमें उसको इंटरेस्ट देना है, और अगर उसने हमसे सामान खरीदा है या उसने हमसे पैसे लिए तो उसने भी हमें इंटरेस्ट देना है 5% का। तो इंटरेस्ट तो डेली बाय डेली बेसिस कैलकुलेट होना चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, और लेजर अकाउंट में तो मेरे को फाइनल अमाउंट पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट कहां पे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना इंटरेस्ट। तो फिर ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ये क्वेश्चन मार्क रह गया ना। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साथ में करने के लिए हमें एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, जो होती है अकाउंट करंट। तो अब एक काम करते हैं, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन अकाउंट करंट की। लिखते हैं इट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ account in which we calculate the amount due to या due from a person along with the calculation of interest। यानी कि अगर मैं एक लेजर अकाउंट बनाऊं और उसके साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर दूं, तो ये मेरा अकाउंट करंट बन जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है, अकाउंट करंट इज नथिंग मोर बट अ लेजर अकाउंट इन विच वी हैव डन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एज वेल। समझ में आ रही? अब इसको बनाने के कितने तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। हमारे पास कुल मिला के 3 मेथड है अकाउंट बनाने के। पहला है
इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। और आखिरी है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ठीक है, अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ज्यादा बड़ा नहीं है, करीबन करीबन 3 क्लासेस इसमें लगेंगी। ठीक है, और 3 क्लास में ये चैप्टर कर लेंगे। पहली 2 क्लास में हम ये 2 मेथड करेंगे। ये 2 मेथड बेटा जी आपस में बहुत रिलेटेड हैं, समझ लो एक दूसरे की मासी के लड़के हैं। ये वाला मेथड अगर आपको एक बारी में समझ आ गया तो दूसरा मेथड आपको मुफ्त में मिल जाएगा बेटा, समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड और प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड दोनों सिमिलर तरीके के हैं, बस एक स्टेप की हेर फेर है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड थोड़ा सा अलग बन जाता है, ये हम अलग से लास्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी पहले इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, इसको समझाने के लिए मैं आपको एज यूजुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखवाऊंगा जो आपको क्वेश्चन करने में काम आएंगे, और साथ के साथ ही हम एक इलस्ट्रेशन अपनी बुक से करेंगे। ठीक है, तैयार है सब लोग? चलो, आपने अभी सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसको साथ साथ में कॉपी मत करना, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा एक बार घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स हमने करने हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अप a ledger account with 3 additional columns on both sides। बोथ साइड माने एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है ना, ऑफ द अकाउंट। अच्छा जी, ऐसा करना है। 1 फॉर ड्यू डेट, एक आपने कॉलम एक्स्ट्रा कौन सा बनाना है ड्यू डेट के लिए। 1 फॉर डेज एंड लास्टली फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है। मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं एक लेजर अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है ये बड़े ध्यान से देखना है। आपको पता है एक लेजर अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो जैसे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आपको पता है आप जब तक जो लेजर अकाउंट बनाते आए हैं, आप उसके अंदर क्या क्या कॉलम बनाते हैं। एक तो आप बनाते हैं डेट, एक बनाते हैं पर्टिकुलर्स, एक बनाते हैं लेजर फोलियो। जर्नल फोलियो जो भी बनाते हैं आप, उसका कोई फायदा होता नहीं है, आपको भी पता है, कोई यूज नहीं होता, मैं बना नहीं रहा। और एक आपका बनता है अमाउंट का। हमें उसके साथ 3 और बनाने हैं, ठीक है ना, एडिशनल दोनों साइडों पे। एक हमने बनाना है ड्यू डेट का, एक हमने बनाना है डेज का, और इसको थोड़ा मैं उधर सरका देता हूं। लास्टली हमें बनाना है इंटरेस्ट का। वैसे ही दूसरे साइड पे आप नॉर्मल कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट
फिर आपका एक्स्ट्रा वाले ड्यू डेट। बेटा आप अपने रजिस्टर में ध्यान से बनाइएगा, जगह को मैनेज करके, मेरे पास तो अनलिमिटेड जगह है, ठीक है ना। ड्यू डेट, डेज, और आखिरी कौन सा है भाई, इंटरेस्ट। तो ये हमारा स्टेप हो गया, ठीक है ना। तो हमें ये कहा गया कि हमें ऐसा एक अकाउंट बनाना है, ठीक। तो देखिए नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट दो साइड है, नॉर्मल कॉलम है, उनमें तीन तीन कॉलम दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा डाल दिए। क्लियर है यहां तक? चलो फिर सेकंड स्टेप क्या है वो देखते हैं। स्टेप 2, राइट द ड्यू डेट of each transaction in the due date कॉलम, ठीक है जी। तो इसके लिए काम करते हैं, क्वेश्चन साथ साथ में देख लेते हैं। आपका ये यूनिट 5 है, यूनिट 5 आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसमें हमने सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है, कह रहे हैं प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम। अब इसमें बड़े ध्यान से बात सुने कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ना इसके अंदर ये देखना है दोनों पार्टीज का नाम क्या होता है और अकाउंट करंट कौन सी डेट तक का बनाया जा रहा है। कोई भी हिसाब जब आप बनाते हो तो किसी डेट तक का बनाते हो ना, है ना, किसी डेट तक का हिसाब बनाते हो। तो हमें यह देखना है कि कौन सी डेट तक का हिसाब बनाया जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में लिखा द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। तो 1 फरवरी का अकाउंट बनाया जा रहा है। तो ये दो चीजों को स्टार्टिंग में ही ध्यान रख लेना है। एक, अकाउंट करंट बना कौन रहा है, किसके लिए बना रहा है और कौन सी डेट तक बना रहा है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो आपको लिख लेनी है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे। अब देखो यहां पे देखो बना कौन रहा है, नाथ ब्रदर्स, यानी किसकी बुक्स बन रही है, नाथ ब्रदर्स की। और वो बना किसके लिए रहा है, किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, श्याम के लिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। यहां पे जब आपका लेजर अकाउंट आएगा आप उसकी जो हेडिंग बनाएंगे वो आप लिखेंगे श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। समझ में आ रही है? ऐसे लिखना है, यानी जिस व्यक्ति का अकाउंट बन रहा है उसका नाम आगे आएगा, जो व्यक्ति बना रहा है यानी जिस व्यक्ति की बुक्स हैं उसका नाम पीछे आएगा। और आप उसको ऐसे ही लिखेंगे कि श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, ठीक है। और कौन सी डेट तक के लिए बन रहा है, अप टू 1 फरवरी, ठीक है ना। तो ये डेट ऑफ अकाउंट करंट हो गई कि 1 फरवरी तक का हिसाब कर रहे हैं, 1 फरवरी तक का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। इतना समझ में आता है। हमारा सेकंड स्टेप है कि हर ट्रांजैक्शन के आगे उसकी ड्यू डेट लिख देनी है। तो इससे पहले ट्रांजैक्शंस तो लिख लें। तो अभी नॉर्मल 11th वाला काम करना है, आपने सारी ट्रांजैक्शंस को यहां पे लेजर अकाउंट में पोस्ट कर लेना मेरे साथ, ठीक है। चलो तो लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, 16 सितंबर को कह रहे हैं गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपए, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू श्याम, तो जी मैंने सामान बेचा है तो मेरी एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी श्याम के अकाउंट में डेबिट साइड में डालूंगा टू सेल्स। कौन सी तारीख को, 16 सितंबर को। तो यहां पे 16 सितंबर डाल दी, टू सेल्स लिख दिया, 200 रुपए, ठीक। चलो आगे बताया हुआ है ड्यू ऑन 1 अक्टूबर, यानी हमने शाम को 16 सितंबर को सामान बेचा और मैंने कहा भाई देख ऐसा है पैसे दे दियो 1 अक्टूबर तक, यानी 16 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मैं उससे ब्याज नहीं चार्ज करूंगा, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर से अगर वो पेमेंट लेट करता है तो उस पर ब्याज चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है 6% पर एनम में, एक साल में 365 दिन अज्यूम करने, ठीक। तो भाई उसकी ड्यू डेट क्या हो गई फिर, 1 अक्टूबर ही तो हो गई। अगर इस क्वेश्चन में इसकी ड्यू डेट ना लिखी होती तो हम ये मानते कोई क्रेडिट पीरियड ही नहीं है और हम 16 सितंबर को ही ड्यू डेट ले लेते, ठीक है। तो यहां पे ड्यू डेट उसकी ट्रांजैक्शन की क्या लिख देंगे, 1
अक्टूबर, क्लियर है, ड्यू डेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अक्टूबर 1 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 90। कैश आपने कितना रिसीव किया श्याम से? 90 रुपए। कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो 1 अक्टूबर को 90 रुपए रिसीव किए हमने, तो 1 अक्टूबर को बाय कैश 90। बेटा कैश पेमेंट या रिसीव की ड्यू डेट वही होती है जो डेट होती है उसकी, यानी ड्यू डेट उसकी 1 अक्टूबर ही लिख देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? अभी और समझ में आएगा, अभी मैं सिर्फ 11th वाली बात कर रहा हूं और साथ साथ में ड्यू डेट्स लिखता जा रहा हूं, ठीक? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अक्टूबर 21 को क्या हुआ? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, 500 रुपए की हमने गुड्स परचेज करी है श्याम से, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट क्या है? 1 दिसंबर। यानी अक्टूबर 21 को माल खरीदा और श्याम हमें कहता है देख 1 दिसंबर तक पैसे दे दियो, नहीं तो ब्याज लगा दूंगा, ठीक? तो इसको कैसे लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड है, तो 21 अक्टूबर को बाय परचेजेस 500 रुपए और इसकी ड्यू डेट क्या है? 1 दिसंबर। क्लियर है? चलो बहुत सिंपल चल रहा है, अभी तो कुछ सिखाया ही नहीं मैंने, ये तो 11th की पोस्टिंग चल रही। नवंबर 1 को आपने पे कर दिए शाम को 330 रुपए, तो चलो जी नवंबर 1 को आपने पे कर दिए शाम को, तो आपने पे करे तो 1 नवंबर को आपने लिखा टू कैश 330 और पेमेंट की डेट वही होती है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिर आपने दिसंबर 1 को भी पे कर दिए शाम को फिर से 330 रुपए, तो 330 रुपए 1 दिसंबर को आपने फिर से पे करे। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, टू कैश डेट वही रहेगी, पेमेंट किया 330 रुपए। फिर नेक्स्ट है दिसंबर 5 को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, आपने उससे फिर से सामान खरीदा 500 रुपए का और उसकी ड्यू डेट 1 जनवरी है, तो दिसंबर 5 दिसंबर को बाय परचेजेस कितने का सामान है? 500 रुपए का और 1 जनवरी की ड्यू डेट है। फिर से आपने सामान खरीदा 10 दिसंबर को 200 रुपए का, फिर 1 जनवरी की ड्यू डेट है। ठीक है, फिर इसके अंदर अगले साल 2016 में जनवरी 1 पेड टू श्याम 600 रुपए, आपने 1 जनवरी को उसको पे करे 600 रुपए, तो यहां पे 1 जनवरी को टू कैश 600 पेमेंट रिसीव हो या पे हो सेम लिखा जाता है, तो यहां पे 1 जनवरी आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ गया फिर जनवरी 9 को गुड्स सोल्ड टू श्याम 20 रुपए ड्यू 1 फेब, गुड्स सोल्ड है फिर से शाम को और 20 रुपए की सेल करी है, 1 फेब की ड्यू डेट है, तो 9 जनवरी को टू सेल्स 20 रुपए और 1 फरवरी की ड्यू डेट है। यहां तक अगर आप देखें तो हमने लेजर अकाउंट बना दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं, अभी पता है अकाउंट की। जैसे मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं 90 प्लस 500 प्लस 200, तो यहां 1290 आता है, और अगर इस साइड का टोटल करूं तो कितना आता है? 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20, तो 1480, तो 1480 माइनस 1290, 190 रुपए यहाँ पे ड्यू है। मैं इसको रफ लिख रहा हूं अभी, तो यहाँ पे 190 रुपए ड्यू आते हैं कि मैंने उसके देने हैं, राइट? ठीक है ना? तो ये जो 190 रुपए हैं ये मेरे ड्यू आ रहे हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि ये 190 रुपए का जो सीन है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो लेजर अकाउंट बन गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 190 शायद इसने मेरे देने, ठीक है। हाँ, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हो गया ये लेजर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक। लेकिन अब हमें क्या समझना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करें। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है।
स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। यहां पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट of each transaction till the date of closing the account current and write it in the days column। एक इसके अंदर नोट लिखेंगे, ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस बोथ डेट्स विल बी इंक्लूडेड करो। इसका मतलब क्या, वैसे तो हम क्या करते थे, जैसे हमने एवरेज ड्यू डेट में भी किया था, जब हम डेज गिनते हैं तो एक डेट नहीं लेते, एक डेट लेते हैं, राइट। इसके अंदर कह रहे हैं अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन होता है अकाउंट में, उस केस में दोनों डेज लेने होते हैं, ठीक है। यहां पे अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, तो ये वाला नोट अभी हमारे पास काम नहीं आ रहा, ठीक है। हमें क्या करना है, अब जरा इस क्वेश्चन की मदद से देखें, हमें हर ड्यू डेट को देखना है और उससे जो अकाउंट करंट की डेट है वहां तक के डेज निकालने, ठीक है। अकाउंट करंट की जो डेट है वहां तक के डेज निकालने, और कुछ नहीं करना। चलो मैं रफ में यहां पे गंद नहीं मचाता, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। पहली जो ड्यू डेट है वो है मेरी 1 अक्टूबर, और 1 फेब तक के दिन गिनने हैं मुझे, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से 1 फेब, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, इसमें से एक ये नहीं लेना है क्योंकि ये ओपनिंग नहीं है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन नहीं है, तो इसलिए 1 अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में हम कितने दिन ले लेंगे, 30, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 1, तो 30, 30, 31, 31, 1, तो 123 डेज लेने हैं मेरे को यहां पे। अब मेरे को यही करना है कि मेरे को हर ट्रांजैक्शन के ऑपोजिट पे लिख देना है जो भी हमारा डेज निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है, अब जैसे नेक्स्ट वाले में देखो, 1 नवंबर से 1 फरवरी तक, तो यहां पे 1 नवंबर से 1 फरवरी तक लिखने हैं। नवंबर में होते हैं 30 दिन, उसमें से एक निकाल दो, 29 दिन नवंबर, 31 दिन दिसंबर, 31 दिन जनवरी, 1 दिन फरवरी। ये नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, और ये फरवरी का 1 दिन आ गया। तो ये कितने दिन हो गए, 29 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1, ये हो गए 92 डेज। तो मैंने यहाँ पे 92 डेज लिख दिए। अब यहां मुझे 1 दिसंबर से 1 फेब तक गिनने, 1 दिसंबर से 1 फेब तक, तो दिसंबर में 30 डेज, जनवरी में 31 डेज, और फरवरी में 1 दिन, तो ये 62 हो गया। तो यहां पे मैंने 62 लिख दिया। अब मुझे 1 जनवरी से गिनने, 1 जनवरी से 1 फरवरी, जनवरी में 30 दिन, फरवरी में 1 दिन, तो कुल मिला के कितना हो गया बेटा, 31। फिर यहां पे 1 फरवरी से 1 फरवरी में यहां पे 0 डेज है। अब क्रेडिट साइड पे चलते हैं, 1 अक्टूबर से 1 फेब तक यहां पे भी निकाले थे, वही सेम है, 123 दिन। 1 दिसंबर से 1 फेब तक यहां निकाले थे 62 दिन। 1 जनवरी से 1 फेब तक यहां पे ही निकाले थे 31 डेज, और यहां पे 31 डेज। तो यहां तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया मेरा। अब हमने क्या करना है, सिंस इस मेथड का नाम इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड है, तो स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मुझे उन्होंने बोल रखा है 6% इंटरेस्ट है, साल में 365 दिन है। चलो करता हूं, 200 रुपए पे 6% 123 दिन के लिए, यह आता है 4.04। बेटा अप्रोक्सीमेशन ध्यान से करनी है। फिर 330 दिन 330 दिन पे 6% 92 डेज के लिए, यह आता है 4.99। फिर यहां पे 330 रुपए पे 6% 62 डेज के लिए, यह आता है 3.36। फिर यहां पे 600 रुपए पे 6% 31 डेज के लिए, यह आता है 3.06। और यहां 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा। फिर दूसरी तरफ चलते हैं, 6% 90 रुपए पे 6% 123 दिन के लिए 1.82। फिर यहां 500 रुपए पे 6% 62 दिनों के लिए 5.1। और फिर 500 रुपए के लिए 6% 31 दिनों के लिए 2.55। और फिर 200 रुपए 6% 31 दिनों के लिए 1.02। तो ये मैंने सारे इंटरेस्ट निकाल दिए। बेटा देखो, समझने वाली बात करें तो सीधी सी बात है कि 16 सितंबर को मैंने सामान बेचा था, मैंने कहा था 1 अक्टूबर तक पैसे दे दें, ठीक है। अगर उसने 1 अक्टूबर से लेकर 1 फेब तक मेरे को पैसे नहीं दिए, आज हिसाब कब कर रहा हूं 1 फेब, तो अगर उसने एक भी पेमेंट नहीं करी होती तो मेरा 4.04 का इंटरेस्ट लग जाएगा। मान लो इधर और कुछ नहीं है तो 4.04 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन इसने एक्चुअली 90 रुपए की पेमेंट करी थी 1 अक्टूबर को, तो मैंने इतना इंटरेस्ट जो 90 रुपए से रिलेटेड है वो इसमें डाल के इधर से कैंसल आउट कर दिया। आप समझ रहे हो कैसे ट्रांजैक्शन चल रही है? रनिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर यहां इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और जो जो पेमेंट्स है उन पे यहां पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ताकि नेट इफेक्ट आ जाए टोटल इंटरेस्ट कितना। क्लियर है? तो यहां पे अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 5, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट and post it on the opposite side in the amount column। मतलब भाई ये जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है ये हमारे काम का सिर्फ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, तो इसका तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं। चलो इंटरेस्ट का दोनों टाइप का टोटल, ये वाला साइड हैवी आएगा 4.04 प्लस 4.99 प्लस 3.36 प्लस 3.06, ये आ गया 15.45, ठीक है। और इधर 15.45 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है 1.82 माइनस कर देंगे, 5.1 माइनस कर देंगे, 2.55 माइनस कर देंगे और 1.02 माइनस कर देंगे, 4.96 आ रहा है। तो यहां पे मैं लास्ट डेट डालूंगा 1 फरवरी, लिखूंगा बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और 4.96 यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। ये तो मैंने कैलकुलेट किया है। अब इसे मुझे ऑपोजिट साइड पे पोस्ट करना है अमाउंट कॉलम में, तो क्रेडिट में आया तो मैं इसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पोस्ट करूंगा लास्ट डेट डाल के कि 1 फरवरी को मैंने पता लगाया कि इतना इंटरेस्ट भी लगना है, तो 1 फरवरी को पता लग गया कि मैंने 4.96 रुपीस का इंटरेस्ट देना है। समझ में आ रही है कि नहीं? 4.96 का इंटरेस्ट है जो लग गया, ठीक है ना।
तो 4.96 का इंटरेस्ट, इसको ऑपोजिट साइड पे डाला, ठीक है, तो 4.96 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया। अब मैं इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। अब इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, अकाउंट को टोटल करके यहां पे 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 4.96, तो ये हो गया 1484.96। और फिर दूसरे साइड पे मैं निकाल दूंगा 1 फरवरी को ही बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 90 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, ये 1290 आता है। 1484.96 में से 1290 रुपए काटेंगे तो 194.96 आ जाएगा। तो 194.96 हमने इससे फाइनली लेने हैं, ठीक है ना, 194.96। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि 4 रुपए 96 पैसे का इंटरेस्ट जो है वो हमने कमाया है यहां पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट हमने कमाया है यहां पे, जो भी हमने इसको पेमेंट्स करी थी, जो भी हमारी कैलकुलेशंस थी उसके बेसिस पे आया है इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? 194.96 का हमारा आंसर बचा। अब इसको मैच करते हैं अपने इलस्ट्रेशन से, देखो जरा, यहां पे आंसर है 4.97 और 194.97, 0.01 का फर्क है हमारी कैलकुलेशन में। वो अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है एक आधी जगह इनका और मेरा हेर फेर हो, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। बस ये यहां पे इन्होंने 5 ले लिया, मैंने 4.99 लिया था, ठीक है ना, बस इतना फर्क है। ये वाला मैंने 4.99 लिया, इन्होंने 5 ले लिया, 0.01 का फर्क है बेटा। आपको समझ में आया कि कैलकुलेशन कैसे करी गई? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है बेटा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, लेजर अकाउंट बनाना है और साथ में 3 एडिशनल कॉलम कैलकुलेशन के करने, ठीक है, क्लियर है? तो ये कौन सा मेथड था बेटा? ये मैंने आपको स्टेप्स भी लिखवा दिए, 5 स्टेप्स लिखवा दिए। ये कौन सा मेथड था? इस मेथड की अगर हम बात करें तो ये था इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, तो ये हमारा मेथड था। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड जो साथ में ही हमने करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। मैंने आपसे कहा था ये पहले वाले मेथड का ही मासी का लड़का है, बहुत इजी है, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी फेरबदल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ स्टेप चेंज। क्या स्टेप चेंज हो रहा है जरा मैं आपको ध्यान से बताता हूं। इसमें आपने क्या किया, आपने हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी, जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो रहा था। इसके अंदर अगर हम एक स्टेप बदल के शॉर्टकट मार लें तो मेरा नेक्स्ट मेथड बन जाएगा। कैसे? एक काम करता हूं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, सारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिटा रहा हूं मैं, चलो ठीक है, और इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट लिख देता हूं। यहां पे भी यही किया मैंने, सारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिटा दी। यहां पे इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दिया? प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके यहां प्रोडक्ट लिख दूंगा बस। तो जैसे 200 इंटू 123 करूंगा 24,600 आएगा। फिर 330 इंटू 92 करूंगा तो 30360 आएगा। फिर 330 इंटू 62 करूंगा तो 20460 आएगा। फिर 600 इंटू 31 करूंगा तो 18,600 आएगा। और 20 इंटू 0 करूंगा तो 0 आएगा। दूसरे तरफ करता हूं 90 इंटू 123, 90 इंटू 123 ये 11,070 आया। फिर 500 इंटू 62 ये 31,000 आया। फिर 500 इंटू 31 ये 15,500 आया। और 200 इंटू 31
ये 6200 आया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बजाय यहां पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। इस साइड के प्रोडक्ट्स का टोटल कर देता हूं, डेबिट साइड के, हैवी है ना, 24600 प्लस 30360 प्लस 20460 प्लस 18600, ये आ गया 94020, और फिर इसमें से मेरे को यहां पे भी 94020 ही चाहिए, तो 94020 यानी 11070 माइनस करना ना इसमें से। 94020 में से 11070 माइनस कर दिया, 31000 माइनस कर दिया, 15500 माइनस कर दिया, और 6200 माइनस कर दिया। ये आ गया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 30250। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने 30250 पे 6% पे एक दिन का ब्याज निकाल लेना। एक दिन क्यों, क्योंकि हमने सारे डेज कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 30250 इंटू 6% डिवाइड बाय 365, आपका आंसर आ रहा है बेटा 4.97। जो हमारा पहले भी आ रहा था वो 4.96 आ रहा था, यहाँ 4.97, 0.01 का डिफरेंस। आपको वही प्रोडक्ट जिस साइड पे आता है उस साइड के ऑपोजिट साइड पे आप पोस्टिंग करेंगे इंटरेस्ट की, तो वही यहाँ पे 4.96 ही रहने देता हूं और सेम बैलेंस आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड और प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड दोनों में बिल्कुल कोई खासा फर्क नहीं है। क्लियर है बेटा जी, समझ में आ रही है इतनी सी बात? ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। सिंपल है, लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट के दोनों साइड, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, दोनों साइड एडिशनली सिर्फ आप 3-3 कॉलम ऐड कर रहे हैं। 3-3 कॉलम ऐड करने का क्या फायदा हो रहा है, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साइड बाय साइड कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साइड बाय साइड कर रहे हैं। ठीक है, आप याद रखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप हर ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे देखो ना, यहां पे इसने 31, हाँ जी, तो यहां पे देखें, आपने यहां पे परचेज किया 21 अक्टूबर को, और 1 दिसंबर को आपने कहा कि चलो हम पेमेंट कर देंगे। तो 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक 62 डेज बनते हैं। तो अगर आप इसके ऑपोजिट में कोई पेमेंट नहीं करते तो आपको 62 डेज का ब्याज देना पड़ता। लेकिन आपने एक 330 की पेमेंट यहां कर दी, फिर 330 की पेमेंट यहां कर दी, तो ब्याज की कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो रही है ना। तो इसलिए हमने हर ट्रांजैक्शन की इंडिविजुअली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी 1 फरवरी तक, और वो आपस में क्रॉस कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ताकि नेट इंटरेस्ट पता चल जाए। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट या इंटरेस्ट जिस साइड पे कैलकुलेट होके निकल रहा है, आपको अमाउंट कॉलम में ऑपोजिट साइड पे पोस्ट करना है। ये हमारा मेथड है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, मैंने आपको बताए थे कि 3 तरह के मेथड होते हैं। एक बताया था आपको मैंने, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड होता है, और फिर एक आपका प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड होता है। ठीक है ना। इन दोनों के आगे 2 तरह के मेथड होते हैं। मोस्टली तो हम यही करेंगे, ये तो हमने सिर्फ सीखने के लिए करा। आपको भी पता है हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट निकालने का फायदा ही नहीं है, सीधा प्रोडक्ट निकालो ना, शॉर्टकट मारो। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा इंटरेस्ट से करना है तो करेंगे, नहीं तो हमेशा प्रोडक्ट से करेंगे। इन दोनों के 2 मेथड होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मेथड,
एक होता है बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड है जो अभी हमने किया है। बैकवर्ड मेथड का एक और नाम होता है, इसे इपोक मेथड भी कहते हैं। ये हमने अभी नहीं करना है, हमने इसे नेक्स्ट क्लास में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम दो टॉपिक करेंगे, एक होगा रेड इंक इंटरेस्ट और एक होगा बैकवर्ड यानी के इपोक मेथड। ठीक है ना? तो अभी आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपने ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है, ठीक है, अपने आप करनी है। प्रोडक्ट मेथड से कर लेना, क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड से भी सोल्यूशन दे रखा है आगे पेपर में, बुक में। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मत करना, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रखा है, ये आप नहीं कर अब। ठीक है, एक मिनट मेरे को ये देखने दो, ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं। 31 अगस्त है, जुलाई जून, हाँ ठीक है। तो ये वाला आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 दोनों आपने अपने आप करनी है। ठीक है, अभी बेटा चैप्टर थोड़े आपके इजी वाले शुरू कराए हैं मैंने, थोड़ा आराम से पेस पकड़ेंगे धीरे धीरे। अभी आपकी क्लास की ड्यूरेशन भी थोड़ी कम रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना स्टार्टिंग में लगे, फिर धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाते भी जाएंगे बेटा। ये क्लास 1 घंटे से ऊपर, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक भी जाएगी। ठीक है ना? तो चिंता मत करो, धीरे धीरे पेस बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। बस साथ में होमवर्क करते रहो और जैसे ही होमवर्क करो मेरे को ग्रुप पे इन्फॉर्म भी कर दो। ठीक है, ध्यान से इस बात का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। ठीक है ना? बिल्कुल भी लथार्जिक नहीं होना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है। ऑल राइट, चलो, थैंक यू।